ये बताओ हमारा देश आजाद कब हुआ? कब हुआ आजाद? 47 को आजाद। देखो हुआ, ये भारत है। भारत को आज़ादी इतनी सस्ती में नहीं मिली जितनी सस्ती में हम जी रहे हैं अभी। समझ गया ना? उतना सस्ता में आज़ादी नहीं मिला है भारत को आज़ाद कराने के बहुत वीरों का योगदान। तो देखो, भारत के अंदर जो है ना, भारत के आदमी के अंदर एक भावना को विकसित करना था। क्योंकि भारत जो है ना बहुत पहले की, माने कि 16वीं सदी के बाद भारत पर किसी औरों का हुकूमत चलने लगा। 16वीं सदी का मतलब बात जानते हो? 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी के बाद भारत पर क्या होने चला? औरों की हुकूमत। देखो, हुकूमत यहाँ तो बहुत मुसलमान इससे पहले करते थे, लेकिन इस बार जो हुकूमत किया ना, बहुत सोच समझ के और पढ़े लिखे आदमी किया। इंग्लैंड का आदमी बड़ा तेज दिमाग का होता है, समझ गया? उस समय इंडिया शब्द का जो प्रयोग होता था, इंडिया कहने का मतलब था कि बेवकूफ़ लोग। इंडियन कहने का मतलब क्या होता था अंग्रेज के भाषा में? बेवकूफ़ लोग। अब हम लोग इंडिया प्रचलित हो गया, ठीक है, इंडिया मतलब भारी बदनाम इस नाम को नहीं किया जाए, लेकिन उन लोग इंडिया शब्द से ही समझता था कि इंडियन बेवकूफ़ होता है, ख़त्म होता है। तो देखो, भारत पर किसी औरों ने हुकूमत की। हुकूमत का मतलब होता है क्या? शासन किया। क्या किया रे? शासन। भारत उसके अंदर चला। भारत माने कि भारत के आदमी के द्वारा के अंदर नहीं चला था। तो भारत में राष्ट्रवाद जो हुआ ना, राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है बुआ, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले आदमी के सांस्कृतिक और वहाँ के जो भेदभाव, पहनावा ओढ़ावा है, उससे जुड़े हैं, उस जमीन से जुड़े हैं भावना। जैसे तुमको बोलेगा दोसर गांव वाला कि कन्हौली गांव खराब है, या जिस गांव में रहते हो खजौली में, या जहाँ भी रहते हो, या कस्बा में रहो, मरार में रहो, माने किसी गांव में, तो वो बोलेगा कि खराब है, तो तू क्या बोलेगा? हमारा गांव अच्छा है। क्या बोलेगा? बोलेगा ना रे। अगर कोई जो बोल दिया कि तुम्हारा कन्हौली गांव खराब है, ना रोड ठीक है, ना लाना ला ठीक है, तो लगेगा कि उसका मुँह जो है ना खरोच ले, हमारे गांव के बारे में काहे खराब बोले। नहीं, जैसे बगल में नेपाल है, वहाँ जब जाते हो तो वो लोग अगर बोलता होगा कि खराब है, तो तू लोग को कैसा लगता होगा? अरे हमारे देश के बारे में तू खराब बोलेगा? इतना बड़ा बड़ा एयरपोर्ट सब है, इतना बड़ा बड़ा मैदान सब है, इतना सांस्कृतिक चीज़ सब है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति जी के रहने के लिए बहुत बड़ा भवन है, हमारा इंडिया इतना सुंदर है, तब तू खराब कहेगा? अमरनाथ का गुफा है, ठीक है ना, ओलेरा का गुफा, अमरनाथ जी महादेव वहाँ रहते हैं, कैलाश मंदिर सब, इस सब हमारे देश में है, तब तू बोलेगा हमारे देश को खराब? देवघर हमारे भारत में है, तब बोलेगा पाकिस्तान को जो अथी बोलेगा नेपाल वाला कि या पाकिस्तान वाला खराब? तो नहीं लगेगा कि उसको मुँह खोंच लूँ? नहीं रे, ऐसा होता है ना? काय बोलेगा? एकदम देश की यही है राष्ट्र भावना। समझ गया? राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद उदय होने का कारण क्या था कि इस देश के अंदर का ये आदमी को ये भी उदय हुआ कि हम गुलामी के जंजीर से बाहर निकले, हम अपने शासन से चले। पहला कारण है अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेज जो था ना, यहाँ जो कुछ भी साम्राज्यवाद किसे कहते हैं वो जान लो। कोई शक्तिशाली देश यदि कमजोर देश पर शासन करता है, और वहाँ के सारे गौर से सुनना तो याद हो जाएगा, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर, अपने से कमजोर देश पर शासन करता है, और वहाँ के सारे संसाधन को उपयोग अपने हित के लिए करता है, तो जो शक्तिशाली देश अपने हित के लिए करता है, अपने देश के विकास के लिए, तो वो शक्तिशाली देश क्या कहलाया? साम्राज्यवाद। और जिस कमजोर देश पर किया, वो कमजोर देश उपनिवेश कहलाया। क्या कहलाया रे? उपनिवेश। यानी कि वो आकर के अपना, उपनिवेश का मतलब यहाँ कुछ निवेश कर रहा है, रह रहा है, और कुछ दिन के माने कुछ टेम्पररी रूप से, लेकिन यहाँ के सारे संसाधन को शोधन कर रहा है अपने हित के लिए। तो कमजोर देश उपनिवेश हो गया, और शक्तिशाली देश क्या हो गया? साम्राज्यवाद। क्या हो गया रे? साम्राज्यवाद। अब समझा साम्राज्यवाद का मतलब? कि जैसे तू बहुत शक्तिशाली हो, आ किसी से जबरदस्ती खटा रहे हो, ये काम करो, ये काम करो, तुम्हारा जमीन का उगाता है वो फसल, आ तू ला लेता है, तो तुम साम्राज्यवाद कहलाया। और जिसके खेत में से ला लेते हो, तू क्या कहलाया?
उपनिवेश। अब समझ गया उपनिवेश और साम्राज्यवाद है। चलो अब है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या हो गया, अंग्रेजवा जो है नाना प्रकार के नियोजन लाता था, माने नीतियां लाता था, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना, भूमि के बारे में कर देने के लिए, ये सब किसान को जो है ना टैक्स देना पड़ता था अधिक, ये आर्थिक कारण था। क्या था वो, अरे आर्थिक कारण। समझ गया ना आर्थिक कारण। भारत में राष्ट्रवाद उदय का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी कि आर्थिक कारण, अंग्रेज ने बहुत सारा बंदोबस्त लाते थे। पढ़ेंगे आगे चल के ये बंदोबस्त क्या होते थे, जब गांधी युग पढ़ेंगे ना सब पढ़ लेंगे। गांधी युग में पढ़ेंगे कि यहाँ खेरा से लेकर के, चंपारण के खेरा से लेकर के 1945 43 42 तक जो भारत छोड़ो आंदोलन, उस सारे को पढ़ेंगे। आर्थिक कारण में समझ गया कि वो अनेक प्रकार का टैक्स लगाता था जनता पर, समझ गया ना, जिससे आर्थिक स्थिति जनता के क्या होता था, खराब। लोग को मन में बहुत खराब लगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, हमारा देश है फिर भी वो क्यों कर रहा है। इससे भी लोग को सोच जागृत है कि नहीं हम आज़ाद होंगे। क्या होंगे रे, आज़ाद। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, प्रसार और प्रचार अंग्रेजी शिक्षा का होने लगा। क्या हुआ रे, है लड़की क्या सोती नहीं सोती है। 19वीं सदी में क्या हुआ था बुआ, 19वीं सदी का मतलब होता है 1990 वाला ईस्वी। ये 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ। क्या हुआ रे, अंग्रेजी शिक्षा लेने से लोग इनकार करने लगा। अगर वो कहा कि अगर हम अंग्रेजी शिक्षा लेंगे ना तो हमारा सांस्कृतिक नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे, सांस्कृतिक नष्ट हो जाएगा, हम लोग अपने संस्कृति को, अपने व्यवहार को भूल जाएंगे। रियल में अंग्रेजी शिक्षा में उतना आदर संस्कार नहीं है बुआ, लेकिन अंग्रेजी अभी नहीं पढ़ोगे तो जीना मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड के सारे देश में अंग्रेजी बोला जाता है। समझ गया। तो इसमें क्या हो गया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार में देखो स्वतंत्रता का संग्राम में जो है ना फ्रांस, यूरोप जो है ना, ये अन्य देशों से लोग सीखे। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अन्य देश में भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फ्रांस में, रूस में। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ तो फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, इस सब में हुआ था। इस सब देश के व्यक्ति में राष्ट्रवाद भावना का उदय हुआ। हर जगह कहीं राजा शासन करता था तो कहीं कोई और देश वाले आके शासन करता था। पहलुक का राजा जो है ना, कोनो राजा तो इतना निर्दय होता था कि पूछो मत। राजा को डोली को जो है ना, रथ को लोग कंधे से उठा के ले जाता था, घोड़ा खींचता था, राजा के पीछे पीछे बहुत सारे सैनिक रक्षक उनको रहते थे। ये सब गलत था, बड़ा गलत था, लोग को मार देता था। इसके बाद है मध्यम वर्ग का उदय। देखो अंग्रेजी शिक्षा लेने से लोग को स्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अति अस्वीकार, माने नहीं लेंगे हम, उसमें क्या लेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, हमारा सांस्कृतिक नष्ट हो जाएगा। अब है बुआ का सो देखो मध्यम वर्ग का उदय। अंग्रेजी शिक्षा प्रचार में एक नया वर्ग का भी उदय हुआ, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्राप्त करना प्रशासन से जुड़े लोग थे। अंग्रेजी शिक्षा तो प्राप्त कर, लेकिन प्रशासन से जुड़े क्या थे, लोग थे, जैसे अध्यापक, वकील, ये सब क्या थे, प्रशासन से जुड़े हुए थे। तो इसमें क्या हो, डॉक्टर, राजकीय जितने भी कर्मचारी होते थे, राज्य के या देश के सारे कर्मचारी, किसी प्रांत के राजकीय कर्मचारी कहा गया। ये सारे धीरे धीरे वर्ग के दृष्टिकोश में जो है ना बदलाव आने लगा, और ये लोग कहा कि नहीं देखो भाई हम लोग एक वर्ग में आ गए, तो ये लोग एक वर्ग में आया, समझ गया। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, ये सब मध्यम वर्ग कहलाया। क्या कहलाया, मध्यम। मध्यम वर्ग में सभी लोग आ जाते थे मोटा मोटी। ये लोग में भी भावना, देश के लिए भावना, क्योंकि किसका कोट रहता था, अंग्रेज के कोट में इन लोग को जॉब करना पड़ता था। अंग्रेज के स्कूल में इन लोग को शिक्षा देना पड़ता था, वो भी अंग्रेजी देने से इनकार करते थे। अब है साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। साहित्य, बड़े बड़े कवि सब जो है ना हिंदी साहित्य लिखते थे, उसमें जो है ना अपने बारे में लिखते थे कि देखो भाई हम गुलाम हैं। समाचार पत्रों से जो अंग्रेज अत्याचार करता था, वो एक जगह से दूसर जगह फैलने लगा। क्या होने लगा रे, एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगा। और देखो लोग जो है हिंदू पैट्रियटिक, हिंदू आज़ाद, ये सब जो है ना क्या थे, समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे।
समझ गया। आप देखो हिंदी साहित्य में देखो किसका नाम, तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है, जो जन गण मन अधिनायक लिखा है, ठीक है। इसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना, विष्णु शास्त्री, ये सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शास्त्री, कबीर, ठीक है ना, तुलसीदास, इस सब के जो द्वारा जो है ना साहित्य लिखा गया था, उनको लोग पढ़ा गया, समझ गया ना। देखो कबीर तो इतनी बातें, अच्छे बातें सब लिखा है ना। देखो अगर किसी भगवान का लोग पाँव छूने के लिए बोले ना, तो पूरे भारतीय परंपरा में अगर आदरणीय कोई है तो वो कबीर जी है। कबीर किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, वो अपने साहित्य में ऐसा, उसको वाणी का जादू कहा गया है, वाणी का वो जादूगर है। वो इतना हिसाब से बोलता था, ना पढ़े लिखे थे ना कुछ, वाणी का जादू। तुलसीदास भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन कभी वो अपने आप में दर्शाया नहीं कि हम पढ़े लिखे थे। उनसे कोई पूछता था ना कि आप इतने सुंदर लिख कैसे लेते हैं, बोल कैसे लेते हैं, समझाते कैसे, तो वो क्या कहते थे जानते हो, कि हमको तो कविता या कुछ भी करने का तो गुण नहीं है, ना बुद्धि है, लेकिन जो प्रभु का जो सत्य बात है उसको हम लिख देते हैं, तो आप लोग भली जो भी कहिए। इतने बड़े जानते हो, जो रामचरितमानस ने लिखा, पूरा भारतीय परंपरा में सबसे बेसी किसको श्रेय आदर मिला है, रामचरितमानस को। अभी भी जहां भी कीर्तन भजन होता था, रामचरितमानस के, तुलसीदास के कहे गए वाक्य को लोग दोहराता है। वो आदमी कह रहा है कि हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं। अभी का आदमी थोड़ा पढ़ लेता है ना, फूल के जो है ना भदवरिया बेंग की तरह हो जाता है, एकदम मेरे एकदम से अपने आप में घमंड में रहे। कौन चीज का घमंड है? जरा तुम देखो अपने से दूसर को तुलना कर, तुमसे भी आगे कोई है। आज जिस दिन असंतोष हो जाए, जिस दिन घमंड हो जाए कि हम बहुत पढ़ लिए, बहुत लिख लिया, तो दिन दूसर से तुलना करके देखो, शमशान घाट में जाके देखना एक बार, तुमसे नायाब लोग वहां जल के राख हो जाता है। आज जिस दिन ये भी होने लगा कि हम बहुत सक्सेसफुल है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो तनी दोसर के बारे में देखना कि तुमसे नीचे और कितना है, तब हौसला बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने का भी हौसला बढ़ेगा। अगर जिस दिन ये घमंड भी आ जाए कि बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो अपने से आगे कौन लोग हैं उनको भी जरा देखना कि हम तो यहीं पर है, हमसे भी आगे बहुत लोग हैं। घमंड कौन चीज़ का, उससे भी और घमंड हो तो शमशान घाट जा करके देख लेना, वहाँ जाओगे तो देखोगे हमसे नायाब लोग, हमसे अधिक शक्तिशाली, हमसे अधिक धनवान लोग वहाँ जल के तो राख हो गया, तो हम कौन चीज़ का, मिट्टी का खिलौना। अरे वो गीत भी है कि रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, वो है ना, आदमी क्या है, खिलौना है। रब जो सब कुछ तय है पहले से, यहाँ की जो हम बोल रहे हैं ये भी तय है, आप आँख को मिल मिला रहे हैं वो भी तय है पहले से, कब मिल मिलाओगे, ये सब तय रहता है, किसी के बगैर नहीं कहता है कि यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है बिना भगवान के बगैर। भगवान है, उसमें इतनी शक्ति है कि पूछो मत, अंतिम सत्ता उसी के हाथ में। आए लड़की, क्या होता है, सर दर्द होता है, तो फिर अब हो गया साहित्य का, तो साहित्य में लोग पढ़ा लिखा सब कुछ को। इसके बाद है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को प्रभाव। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या क्या हो सो देखो, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंस, ये सब धर्म सुधार आंदोलन चलाया। क्या चलाया था देखो, क्या ब्रह्म समाज का, ठीक है ना, आर्य समाज का ये लोग प्रचार किया, ये लोग संपादन किया, संस्थापन किया, ठीक है ना। इसके बाद प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब एकजुट होकर के एक संस्था बनाया और अंग्रेज के खिलाफ एक विरोध आवाज उठाया, समझ गया। इस संस्था के लोग सब, अब देखो ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सुना है ना रे, अरे हम दूसरा में पढ़े थे, ईश्वरचंद विद्यासागर बड़ा अच्छा आदमी था। वो लोग जानते, वो क्या क्या जानते हो, विधवा का जो है ना सती प्रथा का नष्ट किया। किसको ध्वस्त किया है, सती प्रथा। सती प्रथा जानते हो क्या होता था, लड़कियां को जो है ना 14-12 बरस में, 11 बरस में शादी हो जाता था, आ ओकर पति रहता था खूब एजगर, वो मर जाता था, मर जो जाता था तब पत्नी के साथ पति को जलना पड़ता था। ये ठीक था कि अच्छा था रे, जिंदे आदमी को जला देता था, बोलो तो गलत था ना। हम लोग कितने हंसते हैं वो लोग। अभी भी आदमी जो कुछ करता है ना, जैसे हम लोग कोई जो है ना किसी से शादी उदी कर लेता है, यानी कि अपना पसंद से भी करता है, समाज के जात को रहता है, तो हम लोग हंसते हैं ना, अभी हंसते हैं ना, आने वाला पीढ़ी तुम पर हंसेगा।
कहेगा कैसा हमारा बकलोल था कि आदमी को नहीं चिंता था, आदमी के एक को जाते तो 72 को जाते काय बनाया है। इंसानियत होना चाहिए, क्या होना चाहिए रे? इंसानियत। एगो बार है लड़की क्या बात कर, एगो बात बोलो, अगर बहुत बड़ा ऑफिसर है वो कभी जो है ना गांव में कोई गवार लड़की से या कोई भी लड़का शादी कर सकता है? नहीं। इससे होता है, इसीलिए हम लोग पर हंसेगा आने वाले पीढ़ी, इतना हंसेगा कि थूक भी फेंकेगा, क्योंकि हम लोग बदमस्ती ही वैसे करते, काम भी वैसे ही करते। तो सती प्रथा में जानते हो ढोल नगाड़ा बजाता था वो लोग, जो नारी रहती थी, जो महिला है, जो महिला रहती थी ना, उसको भांग या गाजा पिया देता था ताकि वो नशा में भोर हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, बोर हो जाए। खूब पीटता रहता था क्या, डफली सब, कि डफली की आवाज से जो चिल्लाए ना, सब बगल का महिलाएं बगल का आदमी ने सुने नहीं तो दूसरों को डर हो जाए, और जिंदे को उस अचिया पर चढ़ा देता था, 2 गो बनाता था वो। ये लोग कहता था रे इंसान था, इसको कहते ई आदमी सबको समाज में लोग बहुत आदर देता था, जूता लेके मारेगा वैसे आदमी। अभी भी समाज में ऐसा कट्टर सब है, किसी का लड़का लड़की रोज पढ़ने के लिए जाएगा तो उस पर भी कमेंट करे, अरे भाई इतना एजगर हो गया पढ़ा ही रहा है, पढ़ाएगा नहीं तो कहते रहे जाए बकरी चराएगा। तुम भी पढ़ाओ, अभी भी समाज में ऐसा है, केकर बेटा बेटी भूखा लगी किसी ने सुनाई देगा, लेकिन केकर बेटा बेटी कहाँ गया ये सबको सुनाई देता है। समझ गया? अरे भूखा है, उसको जरूरत क्या चीज क्या, वो देखो, वो जा रहा है अपने काम से जा रहा है, दूसरे को काहे उतना देखोगे, दूसरे को देखोगे तो अपने पीछे हो जाओ, जिसका जो काम है वो करता है। इसके बाद है पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से संपर्क। पश्चिम के लोग के सभ्यता और संस्कृति से संपर्क हुआ तो उसके बारे में लोग जगा कि वहाँ का आदमी तो अपने देश के लिए यह कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। इसके बाद है प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। प्राचीन में संस्कृति का ज्ञान होगा। प्राचीन में जानते हो वैशाली एक ऐसा था, महाजन पद पढ़ेंगे उसमें एक वैशाली होता है, ठीक है ना, वैशाली है। महाजन पद में पढ़ेंगे उसमें 16 गो महाजन पद है, मगध भी है, एक ब्रिज भी या बर्जी या कुछ कहा जाता है, जो वैशाली में भी उनकी गिनती होती है या राजधानी। उसमें वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र महाजनपद था, यानी कि वहाँ अपने द्वारा बनाए गए शासन व्यवस्था से और जनता के द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था से वैशाली चलती थी, जो वर्तमान में मुजफ्फर हाजीपुर जिला है रे, अभी वैशाली अभी भी वैशाली कहलाता है। समझ जाओ आज से कितने बरस पुरानी की बात है, अशोक के टाइम की बात है। ये हो गया प्रजातीय विभेद की नीति। प्रजातीय विभेद की नीति एक दूसरे में कूट कूट के बढ़ गया, ये नीति भी जो है ना बहुत बड़ा योगदान किया। अभी भी प्रजातीय नीति है सब में, कतबो कोई कहोगे ना कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, कुछो कर लो सबके अंदर थोड़ा भेदभाव आ जाता है। गांव में रहोगे तब, अधिक पढ़ लिख लोगे तो कोई भेदभाव नहीं समझोगे, अधिक शिक्षित हो जाओगे। ये नहीं कि खूब डिग्री पा लिए तो पढ़े लिखे, डिग्री खाली जमा करके पढ़ा लिखा नहीं कहलाता है। अच्छे विजडम होने, विजडम माने बुद्धिमानी, सही क्या है गलत क्या है, ये दुनिया को समझना, पूरा इन्वायरमेंट को समझना ही इंटेलिजेंट कहलाता है। छोटा बच्चा को ऐसे रटा दो, खूब रटा दो, उसको बोलेगा खूब तेज है। पूरा देश की राजधानी रटा दो, पूरा जानवर का नाम रटा दो तो रट्टू तोता हो जाता है। टीवी पर भी कितना छोटा लोग उतना आ जाता है कभी कभी। अब है राजनीतिक एकीकरण, सबका राजनीतिक एकीकरण हो गया। देखो दूसरे दल का जो राजनीतिक था ना, वो भी बोला कि देखो एक जगह आकर के रे भाई हम ऐसे करेंगे, सब एक जगह होने लगा। समझ गया क्या होने लगा रे बुआ, सब एक जगह। भारत में अंग्रेजों के उस उग्र के साम्राज्यवाद के विरुद्ध सब राजनीतिक दल एक होने लगे, ठीक है ना। अंग्रेज की अधिसत्ता में अंग्रेज की अधिसत्ता जितनी थी ना, उसको हटाने के लिए सभी देशों के राज्यों को, सभी देश के राजा महारानी के खिलाफ जितने थे ना, सब क्या करने लगे, आवाज उठाने लगे। 1857 के विद्रोह में जो है ना के बाद महारानी विक्टोरिया ने सभी देसी राजाओं को अंग्रेजी अधिसत्ता से ले लिया। इसमें एक प्रकार से भारत राजनीतिक का प्रशासनिक एकीकरण हुआ। देखो 1857 का विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे, सैनिक विद्रोह करते, जानते हो
मंगल पांडे को मेरठ के छावनी में 21 बार फांसी दे दिया गया था। गांधी युग में पढ़ेंगे हम लोग 1857 की क्रांति है लड़की, गांधी युग के बाद हट के है 1857 की क्रांति, समझ गया। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी ने रे, वो खूब लली मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता भी है ना। इसके बाद है सरकार की प्रतिगामी नीति। सरकार के जो प्रतिगामी नीति का मतलब जानते हो, वो नीति जो है ना बहुत खराब नीति सब था। देखो लिटन और रेपिन की प्रतिगामी नीति से भारतीय का आक्रोश बढ़ गया। देखो दो आदमी ऐसा काम किया, लिटन, किसने काम किया था ऐसा, लिटन, और एक का नाम था लिटन, दूसरा का नाम था रिपन। इस ससुरा एक से एक प्रतिगामी नीति जनता को जो है ना तबाह करने वाली नीति को लायक, जिससे जनता को बड़ा खराब लगता था, असंतोष फैल गया। अब ये देखिए सरकार एक से एक नीति ला रही है, तो अच्छा नीति है तो ठीक ठाक है, खराब नीति को विरोध करता है कि नहीं करता है ना। किसान के लिए 2020 में एक 3 गो कानून लाया था, उस कानून के विरुद्ध किसान ने जानते हो 1 साल तक विद्रोह किया लाल किला पर, 1 साल तक। जनवरी में स्टार्ट किया था, अगला जनवरी में वो बोला कि ये तीनों विधेयक को वापस लीजिए, गवर्नमेंट वापस ले सकता है, ऐसा होता है, 90 दिन के अंदर वापस हो सकता है या 60 दिन के अंदर, प्रावधान है सबके लिए, वो पढ़ना पड़ता है संविधान में। अब है राजनीतिक संस्था का योगदान, समझ गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। राजनीतिक संस्था में क्या हो गया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वही राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी बुआ जो अभी कहलाता है हाथ छापा जिसकी चिनाब चिन्ह, समझ गया, उसको स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। कितने में बुआ रे, 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ। कोई बात नहीं, गिरने दो। उसका स्थापना हुआ और योगदान हुआ सभी, समझ गया आप बात को। इतने कारण से भारत में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जानते हो, गांधी युग। क्या पढ़ेंगे बुआरे, गांधी युग। लिख लो किसी से, ठीक है, लिखा है, काय घबराता है, नहीं लिखा है तो वीडियो को रिप्ले अति माने बार बार रिपीट करना, अपने आप आ जाएगा, समझ गया। जो वीडियो है ना ऑनलाइन वाला में, उसमें रिपीट करना, अपने आप आ जाएगा। जाओ अब देखो गांधी युग हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआरे, गांधी युग। देखो गांधी युग में तनी गांधी जी से परिचित ले लेते हैं कि गांधी जी थे कैसे, इसके बाद हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ें, समझ गया। अब बोलो तू लोग बुआ, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, कितने को बुआ रे, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ, तो पोरबंदर में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। कहाँ रे बुआ, पोरबंदर गुजरात में। इसके पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। क्या था नाम रे, महात्मा गांधी को बचपन में जो है ना लोग प्यार से उसे कहता था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या कहते थे, और जब वो बड़ा भी हो गया, राजनीतिक में भाग भी ले लिया, देश को आजाद करने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा, तो प्यार से और एगो नाम उसको पड़ गया, बापू। क्या बोला रे, बापू, समझा। तब ने एगो राष्ट्रीय गीत है कि साबर थी बिना खर्ग बिना ताल दे दी हमें आज़ादी, वो साबरमती के आश्रम, ऐसे ही करके कुछ सॉन्ग है राष्ट्रीय गीत, पूरा हमको नहीं याद है, पहले सुनते थे तो याद रहता था। अब एक माता का नाम क्या था, देखो इसका पिता राजकोट का दीवाना। पिता का नाम पहले पढ़ लेते, पिता का नाम क्या था। अब देखो बुआ सुन लो, पिता का नाम क्या था, सो जरा देख लेते थे। इनके पिता राजकोट के दीवान थे। क्या थे बुआ रे, पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था बुआ रे, करमचंद्र गांधी। क्या नाम था बुआ,
करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था वो जरा देख लेते हैं। माता का नाम, रे भकलील सब हल्ला मत करो। माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम थी बुआ रे? पुतली बाई। पुतली बाई, समझ गया? अब देखो 1883 में क्या हुआ था, इसके 1883 में 14 बरस के आयु में, 14 बरस के आयु में इसका शादी हो गया। ले, क्या हो गया रे? शादी। किससे हो गया था? कस्तूरबा से। किससे बुआ रे? कस्तूरबा गांधी से। किससे हो गया? कस्तूरबा गांधी से। किससे शादी हो गया? अब देखो बुआ, 14 बरस की आयु में शादी भी किया, 4-5 इसका 4 लड़के भी थे, तब पर भी देश को, अभी जानते हो लोग ब्याह कर लेता है, ब्याह के बाद इंटर भी नहीं कर पाता है। देश को लड़की, ऐसे मत करो, इंटर भी नहीं कर पाता है लोग इस देश को। लड़की ऐसा क्या करो, लोग इस देश को आओ। देखो महात्मा गांधी देश को आज़ादी भी दिला दिया, पर भी लिया बहुत। 14 बरस की आयु में लोग ज़्यादा पढ़ल नहीं रहता था, जाके इंग्लैंड जाके पढ़ भी लिया। जानते हो जिस जमाने में तुम्हारे हमारे बाप दादा के चड्डी का पैसा नहीं जुड़ता था ना, धोती का पैसा भी नहीं जुड़ता, उस जमाने में गांधी जी इंग्लैंड जाके पढ़े थे। इतनी थी उसकी औकात। अभी का आदमी गांधी जी को गाली दे देगा, बोलेगा टकला, रे बकलेला, गांधी का देश है जो सर उठा के चलते हो। समझ गया ना? तो ये हो गया। अब समझ गया रे बुआ? इसके बारे में समझ गया ना? 1888 में इसका उसने एक पुत्र का जन्म दिया। और देखो ये देखो रे छोरा, सुनो ना, अब समझ गया रे? अब ये पढ़ने के लिए जो गया था ना, वो ईस्वी है बुआ 1891 में। 1891 में राजकोट में। कहाँ रे बुआ? राजकोट। हाँ, की कह छी? क्या है रे? अरे इतने ईस्वी में वो कहाँ? देखो 1800, पहले हम ये समझ लेते, 1888 में ये इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। कहाँ रे? इंग्लैंड। वहां से जब लौटे ये कहाँ, तो वकालत करने लगे 1891 में। कहाँ रे बुआ? 1891 में मुंबई लौटे और राजकोट में ये क्या करने लगे? वकालत प्रारंभ किया। गांधी जी का पहला जो है ना जन आंदोलन भारत में, ऐसे तो पहले तो किया वो अफ्रीका में, लेकिन पहला जन आंदोलन 1900, हाँ अच्छा हो भाई रुकना पड़, 1917 ईस्वी में। कितने में बुआ रे? 1917 ईस्वी में ये चंपारण जिला में। कहाँ रे बुआ? चंपारण जिला में। चंपारण जिला में, जो बिहार का है एक चंपारण जिला। कहाँ रे बुआ? बिहार का चंपारण जिला। कहाँ? तो खेरा में। कहाँ रे बुआ? खेरा में आकर के राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने इसको चिट्ठी लिखा कि आप देश की आज़ादी करने में तो भाग तो ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भाग ले रहे हैं, तो आप देश को, हम लोग को स्थिति आके देखिए और नीलहे अंग्रेज के विरुद्ध। किसके विरुद्ध बुआ रे? नीलहे अंग्रेज के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन चलाया। और वहां के 3 कठिया प्रणाली से, यानी कि 1 बीघा में 1 बीघा की कोई खेत करता है ना, तो उसमें 3 कट्ठा उसको नील उगाना था। इस प्रणाली से उसको मुक्त करवाया। तो पहला जन आंदोलन था और सफल हो गया। इसके बाद गांधी जी ने क्या क्या, कौन कौन आंदोलन चलाए हैं वो जरा समझ लो, तब हम लोग गांधी युग में पढ़ेंगे। गांधी युग में पहला आंदोलन क्या क्या चलाया गांधी जी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ रे? हाँ,
ठीक। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन कौन चलाया? असहयोग आंदोलन। कब चलाया असहयोग आंदोलन बुआ रे? तो अब जरा देख लेते हैं असहयोग। ये समझ लिया ना गांधी जी के बारे में? बचपन का नाम क्या था गांधी जी का? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था बुआ रे? मोहनदास करमचंद गांधी था। समझ गया? बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। शादी कब हो गया? 1883 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में ये क्या किया? कहाँ चला गया बुआ? लंदन। लंदन गया उच्च शिक्षा के लिए। 1891 ईस्वी में ये मुंबई लौटे और राजकोट में क्या किया? वकालत प्रारंभ किया। क्या किया बुआ रे? और पहला जन आंदोलन ये कहाँ किया था? तो बिहार के जिला में। कहाँ? बिहार के एक जिला चंपारण में। कहाँ रे बुआ? चंपारण में। जानते हो वही चंपारण में हम गए थे एक दिन प्रहलाद को लेकर के परीक्षा दे। वहाँ देखोगे तो गांधी धाम है एक। क्या है बुआ रे? गांधी धाम करके बापू धाम, ठीक है ना, चंपारण करके एक जिला है, अति है स्टेशन का नाम, उन्हीं के नाम पर जाओगे। वो चरखा कैसे काटता है? तो चरखा पार्क है उसके लिए। क्या है बुआ? चरखा। तो देखो भारत जी ने कौन कौन, गांधी जी ने कौन कौन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग माने हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बुआ रे? असहयोग आंदोलन। कत्ता नाम है तो 1920 और 22, ठीक है ना, इतने में चलाया उसने, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चलाया? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन वही चलाया है ना रे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया ना, वो कितने में चलाया बोलो तो रबुआ? 1930-34। कितना रे बुआ रे? इतने दिन तक ही चला, ठीक है ना। देखो ये आंदोलन के बाद 10 बरस रेस्ट किया गांधी जी ने। रेस्ट नहीं किया, सारे जनता को एक करने में लग गए। अगले आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या किया? तीसरा आंदोलन इसका क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या था बुआ रे? भारत छोड़ो। इसी में नारा दिया था भारत छोड़ो और करो और मरो। भारत छोड़ो 1942। कितने में बुआ रे? 1900। ये अंतिम गांधी जी का प्रयास था और कह दिया था या तो आजाद करेंगे या मर जाएंगे, लेकिन भारत को आजाद करवा देंगे। गांधी जी वो व्यक्ति थे। अब समझ गया कि गांधी जी क्या 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 किया है? समझा रे? है तो देखो गांधी जी, गांधी युग में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट के बारे में 1919 ईस्वी में आया था। इसके बाद पढ़ेंगे जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। इसके बाद पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन। इसके बाद खिलाफत आंदोलन। इसके बाद असहयोग आंदोलन जो अभी लिखाए हैं। गांधी युग में ये सब हुआ था। स्वराज दल की स्थापना पढ़ेंगे। साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दांडी यात्रा पढ़ेंगे। तब आएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। इतने पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? सो जरा देख लो। इसके बाद पढ़ेंगे जितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दिल्ली पूना पैक्ट सम्मेलन जो अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुआ था, गांधी जी जाकर के उसमें भाग लिए थे। कौन कौन गोलमेज में गांधी जी भाग लिए, कौन कौन में नहीं लिए। इसके बाद पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? तब पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। ये सारे चीज़ पढ़ेंगे। एक एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे। समझा? गांधी क्या हुआ कि गांधी जी कौन कौन आंदोलन चलाया है? असहयोग माने हम लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब हम लोग विनय पूर्वक आपके आज्ञा को नहीं मानेंगे। जैसे कभी तू लोग घर में नाटक किया है ना, बोलेगा बुआ एक गिलास पानी ना ला देंगे, आराम से बोलेगा। फिर भी तू लोग प्यार से कस के नहीं बोलेगा, लेकिन प्यार से बोले नहीं ला देंगे। छोटा बच्चा को देखो ना जो गिलास उलास उठा के पानी उनी ला देता है, उसको बोलोगे जखन वो सुधरल रहेगा तो ठीक ठाक है ला देगा, बिगड़ल रहेगा तो आराम से विद्रोह करेगा। बोले ला दो ना, ला दो ना, हाथ में गिलास भी ला दोगे वो फेंक के आराम से वहीं बैठ जाए, भागेगा नहीं, बैठ जाएगा। यही हुआ विनय पूर्वक आपके आज्ञा को नहीं मानना। समझा? चलो अगले दिन सारे के बारे में पढ़ेंगे, चंपारण के बारे में भी पढ़ेंगे। समझ? अगला दिन अगले क्लास पढ़ा देंगे।